0.4 है, और टोटल बाइकार्बोनेट पूल जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 350 मिली इक्विवेलेंट पर बॉडी में। क्या हुआ? ठीक है, तो बाइकार्बोनेट चेंज हो सकता है एडिशन ऑफ एसिड की वजह से, या डिक्रीज एक्सक्रीशन जो से वो एसिड ठीक की है। एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाए, या बाइकार्बोनेट की रीजनरेशन कम हो जाए, या रिक्लेमेशन कम हो जाए, विल कम बैक टू दिस ना, और या फिर बेस का लॉस हो जाए जीआई ट्रैक्ट से। नॉर्मली जो बेस एक्सक्रीशन इन द यूरिन इज प्रैक्टिकली जीरो, और देयर इज आल्सो मिनिमम बेस एक्सक्रीशन इन द stools। तो बेसिकली एडिशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू एसिड एक्सक्रीशन एज टाइटेबल एसिड एंड अमोनिया। जो एसिड का एडिशन हो रहा है और जो एसिड की एक्सक्रीशन हो रही है, दे आर इक्वल जो है। और उसके साथ जितना बाइकार्बोनेट फिल्टर हो रहा है उतना ही रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, और जितना बाइकार्बोनेट का लॉस होगा उतना रीजनरेट हो जाएगा। ये फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट इज अप्रोक्सीमेटली 23,000 मिली इक्विवेलेंट। वो कैसे आया? 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें जो जीएफआर से, वो आपकी फिल्टर लोड आ जाएगा। और जो 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, याद रखना है 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी, 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी इज डेली एसिड जनरेशन। तो इतना ही बाइकार्बोनेट का लॉस होगा जो कि किडनी से रीजनरेट होगा। ठीक है, अब अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी से एसिड का लोड बढ़ जाए, और ये एसिड का लोड एक्सोजिनस सोर्स से भी हो सकता है और एंडोजिनस सोर्स से भी हो सकता है। एक्सोजिनस सोर्सेज से मेथनॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, सैलिसिलिक एसिड, तो इस तरह के एसिड की इंजेक्शन। और एंडोजिनस सोर्सेज से कीटो एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, यूरिमिक एसिडोसिस, तो उनमें एसिड का लोड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट थिंग क्या हो सकती है कि बाइकार्बोनेट का लॉस जीआई ट्रैक्ट से बढ़ जाए, जब होगा तो बाइकार्बोनेट का लॉस बढ़ जाएगा। और तीसरे नंबर पे बाइकार्बोनेट की रिक्लेमेशन, जो फिल्टर हुआ है बाइकार्बोनेट वो पूरी तरह रिक्लेम ना हो सके, तो जिससे बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा। या एसिड के एडिशन की वजह से जो बाइकार्बोनेट का लॉस हुआ है, दैट बाइकार्बोनेट इज नॉट रीजनरेटेड। ठीक है, तो आपका एसिडिटी ब्लड में बढ़ जाएगी, और दैट विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एसिड लोड एंडोजिनस हो सकता है या एक्सोजिनस हो सकता है, और दो तरह के एसिड का लोड हो सकता है, या अदर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर फास्फोप्रोटीन, सल्फोप्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म से यू प्रोड्यूस फास्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये फास्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ईसीएफ को ऐड होंगे, ब्लड में जाएंगे सेल के अंदर, तो दे विल कंबाइन विद बाइकार्बोनेट। H3PO4 जब बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करेगा तो सोडियम फास्फेट बन जाएगा, प्लस 3H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि डिसोसिएट हो जाएगा इनटू वाटर एंड CO2। इस तरीके से जितना फास्फेट, फास्फोरिक एसिड, फास्फेट ऐड हुआ, उतना ही बाइकार्बोनेट का लॉस हो गया। इसी तरह जो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हुआ, तो इट विल कंबाइन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, जो रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम सल्फेट, और ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो गया H2O में और CO2 में। और इस तरीके से जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसका सोडियम सल्फेट बन गया, और जो फास्फोरिक एसिड था उसका सोडियम फास्फेट बन गया, विच आर न्यूट्रल एसिड रादर देन एसिड, जिससे पीएच पे कम इफेक्ट होगा। मगर एंड रिजल्ट इज, जितना जो मैंने अभी बताया है कि 1 मिली इक्विवेलेंट
पर केजी पर डे एसिड्स ऐड होते हैं, तो उतना ही ये बाइकार्बोनेट का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, HCl का एडिशन हो सकता है टू दी ECF, और ये HCl का एक्सोजिनस भी हो सकता है। अमोनियम क्लोराइड की इंजेक्शन है, ये कफ एक्सपेक्टेंट में यूज होता है। हाइपर एलिमेंटेशन है, जिसमें मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये क्लोराइड के साल्ट्स होते हैं। और फिर एंडोजिनसली किडनी से क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सकती है, या इंटेस्टाइन से क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सकती है जब डायरिया होगा। तो HCl से भी सोडियम बाइकार्बोनेट, HCl सोडियम क्लोराइड बन गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, H2 और Ca2 बन गया। अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट इज रिप्लेस विद क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम क्लोराइड बना, और इसमें बाइकार्बोनेट वाज रिप्लेस विद सल्फेट्स और फॉस्फेट। ये याद रखने की बात है। तो फास्ट बाइकार्बोनेट जो फिल्टर हुआ, 80% ऑफ दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, 15% इज थिक सेंडिंग लूप ऑफ Henle, और 5% इज इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये अब बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन कैसे होती है, और डिस्टल ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग डक्ट में कैसे होती है। ओके, ये अब बाइकार्बोनेट फिल्टर हुआ है, और सेल के अंदर यू हैव H2O प्लस CO2 जो कंबाइन करके H2CO3 बनेगी, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम दिस H2CO3 विल डिसोसिएट इनटू H एंड HCO3। तो ये H सिक्रीट हो गया इनटू द ल्यूमन, और सोडियम को रिप्लेस करके H2CO3 बना दिया, जो कि फर्दर डिसोसिएट हो गया H2O और CO2, और ये H2O CO2 सेल के अंदर चले जाएंगे, यहां से यहां आ जाएंगे। और जो सोडियम हाइड्रोजन का एक्सचेंज करके सोडियम सेल के अंदर गया, और इस बाइकार्बोनेट के साथ ये सोडियम बाइकार्बोनेट ब्लड के अंदर चला गया। तो फॉर एवरी वन molecule of sodium bicarbonate you have one molecule of bicarbonate as it added to the blood, जो है वही बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मगर उस बाइकार्बोनेट के बदले में ये सेल के अंदर से बाइकार्बोनेट जनरेट करके ब्लड में चला गया। This is called as reclamation of the bicarbonate, which is about 2880 milliequivalent. अब यहाँ पे कहीं भी डिफेक्ट हो सकता है, ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से H2CO3 डिसोसिएट नहीं हो रहा। अगर ये डिसोसिएट नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा। ये हाइड्रोजन आयन का ये पंप जो है, सोडियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर जो, ये डिफेक्टिव हो सकता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन सिक्रीट नहीं हो रहा है इनटू द ल्यूमन। या ये सोडियम पोटेशियम जो एक्सचेंजर है यहाँ पे बेसल साइड पे, वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सोडियम बिल्डअप कर जाएगा सेल के अंदर। या ये जो बाइकार्बोनेट आया है यहाँ से बना है, वो ब्लड में नहीं अब्जॉर्ब हो रहा है, जिससे सोडियम ये बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर जो है, ये वाला सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर जो है, ये काम नहीं कर रहा। तो रिजल्ट क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। तो बेसिकली हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन यहाँ पे जो सेल के अंदर से होनी है, उसने ये बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करना है। अगर ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे सीक्रेट नहीं हो रहा, फॉल्ट में भी, जो एनी ऑफ दीज 4 प्लेसेस जो भी बताई हैं आपको, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, व्हेन द हाइड्रोजन आयन इज नॉट secreted by the proximal tubule. प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में और जो काम होता है, दैट इज दी अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से अमोनियम जनरेशन जो है, ग्लूटामीन मेनली, और ग्लूटामीन जब मेटाबोलाइज होगा तो एंड रिजल्ट विल बी 2 बाइकार्बोनेट और 2 अमोनियम आयन। बाइकार्बोनेट विल बी रीअब्सॉर्ब्ड, यहाँ पे ब्लड में चला जाएगा, और ये अमोनियम आयन डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन और अमोनिया में, और ये ल्यूमन के अंदर चला जाएगा, और वहां H के साथ दोबारा कंबाइन करके NH4 बन जाएगा। और ये NH4 जो बना है यहाँ पे, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो सोडियम था, उस सोडियम को रिप्लेस कर देगा, और सोडियम इस बाइकार्बोनेट के साथ मिलके ब्लड में चला जाएगा। तो पार्शली जो है बाइकार्बोनेट आपका
रीजनरेट थ्रू ग्लूटामीन मेटाबॉलिज्म और बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन एमोनिया के साथ एक्सचेंज होकर सोडियम की, और यहाँ हाइड्रोजन आयन के साथ एक्सचेंज होकर सोडियम का वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपका रिक्लेम हो जाएगा। एसिडीमिया या हाइपोकैलेमिया इस अमोनियम जनरेशन को स्टिमुलेट करता है। एल्कलीमिया और हाइपरकैलेमिया जो है इसको सप्रेस करता है। ठीक है, हाइपोकैलेमिया अमोनिया जनरेशन को बढ़ाएगा, इसलिए लिवर डिजीज में हाइपोकैलेमिया could लीड टू इंक्रीज अमोनियम प्रोडक्शन और प्रेसिपिटेट हेपेटिक। तो इसलिए पोटेशियम को वहां पे कम नहीं होने देते कि अमोनिया की जनरेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्रिस्टल ट्यूब्यूल में क्या होता है, वो जो सोडियम फॉस्फेट और सोडियम सल्फेट बने थे वो फिल्टर होकर कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गए यहाँ पे, और सेल के अंदर H2O प्लस CO2 H2CO3 और यहाँ पे कार्बोनिक एंड्राइड की मदद से ये डिसोसिएट हो गया इनटू HCO3, और ये H यहाँ पे सिक्रीट हुआ इनटू द ल्यूमन और इसने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, जिससे ये H3PO4 बन गया, H2SO4 बन गया, और ये बाइकार्बोनेट इस सोडियम के साथ मिलके ब्लड में चले गए। अब जितने ये साल्ट सोडियम सल्फेट और सोडियम फॉस्फेट फिल्टर हुए थे, यहाँ उतने ही इस H की सिक्रीशन की वजह से इस बाइकार्बोनेट के साथ ये सोडियम मिलके बाइकार्बोनेट ब्लड में चला जाएगा, और उतना ही ये बाइकार्बोनेट रीजनरेट हो जाएगा जितना कि ECF में लॉस हुआ था बाइकार्बोनेट का ड्यू टू एडिशन ऑफ दोस एसिड। तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में बाइकार्बोनेट रीजनरेट होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट है दैट इज रीअब्सॉर्ब। यहां HC और PO4 H2SO4 यूरिन में सिक्रीट होंगे, एक्सक्रीट होंगे, जिसकी वजह से यूरिन पीएच आपकी 5 से कम हो जाएगी। अगर तमाम बाइकार्बोनेट इज रीअब्सॉर्ब यहां तक पहुंचते पहुंचते तो यूरिन की पीएच जो है वो 5 से बजाय 6 तक हो जाएगी। 6 से फर्दर ड्रॉप इन पीएच विल बी ड्यू टू सिक्रीशन और फॉर्मेशन ऑफ दीज एसिड। ठीक है, अगर मिनिमम पीएच जो है 6 हो जाएगी या तमाम बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और 6 से 5 या 4.5 पीएच तभी हो सकेगी अगर ये हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होके ये फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विच आर कॉल्ड ट्राइटेबल एसिड ये बनते हैं। और क्या होता है, अमोनियम जो बनी थी वहां पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में और लीमन में अमोनियम आयन बन गया था, वो इज रीअब्सॉर्ब इन दी थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, इंटरस्टिशियम में चला गया और कलेक्टिंग डक्ट में इंटरस्टिशियम से सेल के अंदर और सेल से ल्यूमन के अंदर चला गया, और यहां उसने इस सोडियम को रिप्लेस कर दिया। तो पार्शली तो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया, थोड़ा बहुत जो है इस NH4 अमोनियम आयन से रिप्लेस हो गया, और इस एक्सक्यूज एक सेकंड, हेलो जी भाई, मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ, कॉल करता हूँ मैं। ठीक है, तो अमोनियम आयन जो है जितना ज्यादा एसिड एक्सक्रीशन होनी हो, एडिशन ऑफ एसिड होगा, तो जो ट्राइटेबल एसिड अभी से पहली स्लाइड में दिखाया है उसकी एक्सक्रीशन इज लिमिटेड, मगर जितनी एसिडिटी बढ़ती जाएगी ब्लड के अंदर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो बाकी हाइड्रोजन अमोनिया की जनरेशन वहां बढ़ती जाएगी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, क्योंकि अभी आपको बताया है कि हाइपोकैलेमिया और एसिडिटी स्टिमुलेट दी अमोनिया प्रोडक्शन। तो जितनी ज्यादा एसिडिटी होगी उतनी ज्यादा अमोनिया प्रोडक्शन होगी और उतना यहाँ अमोनियम अवेलेबल होगा, और ये H जो यहाँ पे बन रहा है वो इस अमोनियम के साथ सिक्रीट होता जाएगा और उतना ही बाइकार्बोनेट वापस पहुंचता जाएगा। ठीक है, तो ये अमोनियम की सिक्रीशन जो है नॉर्मली
अबाउट 30 to 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। मगर जो एसिडोसिस में, जब सीवियर एसिडोसिस हो, इट कैन गो अप टू 200 to 300 मिली इक्विवेलेंट्स जो है ना, सेवरल फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी अमोनियम की एक्सक्रीशन इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट दिस हाइड्रोजन आयन। ये आपको स्लाइड दिखाती है, अगर एसिड लोड हो जाता है तो ये टाइटेबल एसिड की जो एक्सक्रीशन है फेयरली कांस्टेंट रहती है, मगर एमोनियम की एक्सक्रीशन जो है बढ़ती जाती है। क्लोराइड की रिएब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होती है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में अभी आपको बताया कि बाइकार्बोनेट की रिएब्जॉर्प्शन ये सोडियम हाइड्रोजन के एक्सचेंज की वजह से, और ये बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट ये एब्जॉर्ब हुआ है, देयर विल बी वाटर रीअब्जॉर्प्शन अलोंग विद दैट सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पहुंचते पहुंचते S3 सेगमेंट ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि यहां तक क्लोराइड रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो S3 में क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पैदा हो जाएगा। जो ल्यूमन में यूरिनरी फ्लूइड में, उसमें क्लोराइड की कंसंट्रेशन ब्लड से बढ़ जाएगी, तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से पैरासेलुलर पाथवे से क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले में ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड वाली चैनल से क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में एनसीसी सोडियम क्लोराइड चैनल में सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और फिर कलेक्टिंग डक्ट में ये पेंड्रिन जो है, एक्सचेंजर जो है, हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होगी और क्लोराइड एब्जॉर्ब होगा जो कि ब्लड में चला जाएगा। अब जब कभी भी बाइकार्बोनेट कम होगा, उस कमी को पूरा करने के लिए अगर कोई और साल्ट्स नहीं है तो क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे हाइपरक्लोरीमिया हो जाएगा। अब स्टमक में क्या होती है? ये तो बेसिकली HCl की क्रिएशन है, इसकी हम बात करेंगे जब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात करते हैं। ये HCl जो स्टमक में एक्सक्रीट हुआ नीचे पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडिनम में, ज्यूजिनम में, तो वहां ये स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पे H2O CO2 H2CO3 H एंड HCO3, ये HCO3 सिक्रीट होगा ल्यूमन में और ये क्लोराइड वापस वापस चला जाएगा। यहाँ पे ऊपर, यहाँ जब ये हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हुआ था और यहां से क्लोराइड सिक्रीट हुआ, तो ये बाइकार्बोनेट ने, इस क्लोराइड बाइकार्बोनेट ने यहाँ क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, क्लोराइड ल्यूमन में चला गया सिक्रीट होके H के साथ, और बाइकार्बोनेट ये आके इस क्लोराइड को रिप्लेस करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया, और सोडियम बाइकार्बोनेट का पेरिगैस्ट्रिक वेन्स में सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाएगा, स्पेशली आफ्टर मील्स। खाना खाते हैं जब H की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, क्लोराइड की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, तो गैस्ट्रिक वेन्स में, ब्लड में सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एल्कलाइन टाइड। अब यहां पे पहुंचते हैं तो रिवर्स हो जाएगा ये प्रोसेस, बाइकार्बोनेट सिक्रीट होगा और क्लोराइड वापस आएगा, तो वापस बाइकार्बोनेट को रिप्लेस करके सोडियम बाइकार्बोनेट को रिप्लेस कर देगा यहाँ पे क्लोराइड जो है, और नॉर्मलाइज हो जाएगा और ल्यूमन में आपका बाइकार्बोनेट सिक्रीट होगा। अब अगर डायरिया हो रहा है, ये वाला बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा इधर को, तो ये क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से हाइपरक्लोरीमिया हो जाएगा। अगर ये चैनल इस तरीके से इधर को बढ़ेगी, तो ये वापस एक्सचेंज क्लोराइड का यहाँ पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरक्लोरीमिया हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ एसिड जब अदर देन HCl होगा, तो सीरम क्लोराइड नॉर्मल होगा, सीरम बाइकार्बोनेट लो होगा। जैसे अभी हमने देखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हुआ है या फास्फोरिक एसिड ऐड हुआ है, तो बाइकार्बोनेट कम हो गया। दिस इज कॉल्ड NN गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एब्रीवेशन उसकी एगमा है। और अगर HCl का ऐड हो रहा है, क्लोराइड बढ़ रहा है जिसने बाइकार्बोनेट को रिप्लेस कर दिया, तो सीरम क्लोराइड विल बी हाई और बाइकार्बोनेट भी लो, तो दिस विल बी हाइपरक्लोरीमिक या नॉर्मल NN गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
नेगमा हम यूज करेंगे एब्रीविएशन। तो एगमा हो सकती है, नेगमा हो सकती है। एनन गैप क्या बुला है? ब्लड के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हैज टू बी मेंटेन। आपके पास सम अनमेयर्ड कैटाइंस हैं, सम अनमेयर्ड एनाइंस हैं, मगर जो रूटीनली मेयर्ड कैटाइन है वैट इज सोडियम, और रूटीनली मेयर्ड कैटाइन जो हैं एनाइंस हैं वो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम अगर 140 है, क्लोराइड नॉर्मल 105 और बाइकार्बोनेट 25, तो ये एक गैप है विच इज कॉल्ड एज एन एन गैप, के एनाइन जो हैं, जो रूटीनली मेयर्ड एनाइन सोडियम से इतने कम है बाई 10। दिस इज मेड अप मेनली बाय द एल्ब्यूमिन, और बाकी कंट्रीब्यूशन फॉस्फेट का या सल्फेट का होगा। यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए जो अनमेयर्ड को हटा दिया मैंने, अब ये रूटीनली मेयर्ड कैटाइन सोडियम और इधर रूटीनली मेयर्ड एनाइन, तो ये आपके पास डिफरेंस जो है उनका दैट इज एनाइन गैप विच इज अप्रोक्सीमेटली 10। अब अगर एसिड ऐड होता है अदर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जो है बाइकार्बोनेट आपका कम हो जाएगा और ये वाला गैप जो है बढ़ जाएगा। एनएन गैप यहाँ पे 30 हो गया, बाइकार्बोनेट कम हो गया, क्लोराइड तकरीबन उतना ही रहा। तो दिस इज हाई एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ पे क्लोराइड ऐड हो गया, 105 के बजाय 120 हो गया, उतना ही बाइकार्बोनेट कम हो गया, मगर एनाइन गैप जो है उतना ही रहा जितना नॉर्मल था। तो दिस इज हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस या नेगमा। एल्ब्यूमिन अभी जैसे मैंने बताया इज ए मेजर सोर्स ऑफ अनमेयर्ड एनाइन, ठीक है। और उसके लिए आपने एनाइन गैप जब कभी भी निकालोगे तो करेक्ट करना होगा फॉर एवरीवन। अगर आपके पास क्वेश्चन है जिसमें एल्ब्यूमिन दी हुई है तो उसमें ये आपको सोचना चाहिए कि ये एल्ब्यूमिन देने का मकसद यही था कि एनाइन गैप को हम करेक्ट कर लें, ठीक है। तो करेक्टेड एनाइन गैप विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एनाइन गैप प्लस 2.5 इंटू 4.5 माइनस मेयर्ड एल्ब्यूमिन, ठीक है। अगर ऑब्जर्व्ड एनन गैप 10 था, एल्ब्यूमिन 2.5 थी, तो क्या हो जाएगा? 4.5 माइनस 2.5 2 इंटू 2.5 5 हो जाएगा, 10 प्लस 5 एनन गैप करेक्टेड जो है 10 के बजाय 15 हो जाएगा। तो इफ द सीरम बाइकार्बोनेट हाई है तो करेक्टेड एनन गैप लो होगा, अगर सीरम एल्ब्यूमिन लो है तो करेक्टेड एनन गैप हाई हो जाएगा। आमतौर पर सिक पेशेंट में एल्ब्यूमिन लो ही होती है तो करेक्टेड एनन गैप विल बी हायर। एग्मा के काजेज जो हैं लैक्टिक एसिडोसिस, यूरेमिया, कीटो एसिडोसिस, इंजेक्शन ऑफ इन्फ्यूजन जो मेथनॉल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, एस्पिरिन पॉइजनिंग, क्रोनिक एसिटोमिनोफेन इंजेक्शन, डी लैक्टिक एसिड, टालोइन, ये कुछ काजेज हैं और इसके लिए ये बहुत सारी नॉमिक्स यूज होती हैं, ठीक है। ये कुसमाल, कीटोएसिडोसिस, यूज से यूरेमिया, एस से सैलिसिलेट इंटॉक्सिकेशन, एस से स्टारवेशन, एम से मेथनॉल, ए से अल्कोहल, यू से एथिलीन ग्लाइकॉल, ये पैराल्डिहाइड, अनमेयर्ड ऑस्मोल जो और हो जाएंगे। और हेलो वालेकुम सर, ठीक है। नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, थैंक यू जी, ठीक है। या ये मड पाइल्स हैं, ठीक है। मेथनॉल, यूरेमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, पैराल्डिहाइड, आईएनएच टॉक्सिसिटी, लैक्टिक एसिडोसिस, एथनॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल और सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी। कैट मड पाइल्स है, साइनाइड,
आर्सेनिक, टॉलुइन, और उसके बाद ये मड पाइल्स का वही पहले वाला ही। और जो लेटेस्ट जो है ये गोल्ड मार्क है, जी फॉर ग्लाइकॉल, ओ फॉर ऑक्सोप्रोलिन। ऑक्सोप्रोलिन इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ एसिटोएमानोफिन। एल लैक्टेट, डी लैक्टेट, मेथनॉल, एस्प्रिन, रीनल और कीटो एसिडोसिस, जो अल्कोहलिक भी हो सकती है, डायबिटिक भी हो सकती है, स्टारवेशन भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट मिनोमिक्स है, जौन सा भी आपको याद रहता है वो याद रख लीजिए। एग्मा में इसको आइडेंटिफाई करना कि ये जो है एन एन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन टॉक्सिन्स की वजह से, एथिलीन ग्लाइकॉल या मेथनॉल की वजह से, या दूसरे काजेस हैं, उसके लिए आपको ऑस्मोलर गैप मेजर करना होगा। ऑस्मोलर गैप क्या है? मेजर्ड ऑस्मोलैरिटी माइनस कैलकुलेटेड ऑस्मोलैरिटी। नॉर्मली इज इन लेस देन 10 to 15 मिली ऑस्मोल्स, ठीक है। और अगर ये गैप बढ़ गया है तो हो सकता है इट कुड बी ड्यू टू ये टॉक्सिक एल्कोहल्स। और अगर वो मेथनॉल है तो उसकी वजह से पेशेंट को विजुअल डिस्टरबेंस होगी, विजुअल फील्ड श्रिंक कर जाएगा, विजन ब्लड होगी। एथिलीन ग्लाइकॉल है तो यूरिन में बहुत सारी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हो सकती हैं। मेजर्ड ऑस्मोलैरिटी तो ऑस्मोमीटर से मेजर होगा। कैलकुलेटेड ऑस्मोलैरिटी के लिए ये फॉर्मूला आपको आता ही होगा कि 2 इंटू सोडियम प्लस यूरिया ओवर 6 प्लस ब्लड शुगर ओवर 18, अगर ये वैल्यूज दोनों मिलीग्राम पर डेसीलीटर में है। मेथनॉल की मेटाबॉलिज्म से फॉर्मिक एसिड बनता है, एथिलीन ग्लाइकॉल से ऑक्सालिक एसिड बनता है। और मॉलिक्यूलर वेट मेथनॉल का 32 है और एथिलीन ग्लाइकॉल का 62 है। तो इससे ऑस्मोलर गैप से आप एस्टिमेट कर सकते हो कि ब्लड लेवल क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप मेथनॉल पॉइजनिंग सस्पेक्ट कर रहे हो तो ऑस्मोलर गैप जितना आपके पास आया है उसको 3.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल गिव यू अप्रोक्सीमेट मेथनॉल लेवल इन द ब्लड। अगर आप उस एथिलीन ग्लाइकॉल की पॉइजनिंग सस्पेक्ट कर रहे हो तो ऑस्मोलर गैप को 6.2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट विल बी गिव यू मिलीग्राम ऑफ डेसीलीटर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। क्योंकि ब्लड लेवल को आने से देर लग सकती है लेबोरेटरी से, तो सस्पेक्ट इमीडिएट आप डिसाइड कर सकते हो कितना लेवल होगा, जो कि डायलिसिस का डिसाइड करना होगा। दूसरी चीज, जब आपके पास हाई एन एन गैप है तो हाई एन एन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ एक अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस भी, एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाई एन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी हो सकती है और हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकती है। तो ये देखने के लिए एक हाई एन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर प्रेजेंट है तो इसमें सिंपल मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाई एन गैप या एडिशनल एबनॉर्मेलिटी है, तो आपने ये गैप गैप रेशियो या डेल्टा डेल्टा रेशियो निकालना होगा। डेल्टा एन एन गैप, ऑब्जर्व्ड एन एन गैप जितना आपने निकाला है -12, तो डेल्टा एन एन गैप आ जाएगा। और डेल्टा बाइकार्बोनेट जितना ऑब्जर्व बाइकार्बोनेट आया उससे नॉर्मल बाइकार्बोनेट से निकाल देंगे, यूनिट हो गया नॉर्मल बाइकार्बोनेट माइनस ऑब्जर्व बाइकार्बोनेट, तो वो आपका बाइकार्बोनेट गैप आ जाएगा। अगर डेल्टा एन एन गैप इज इक्वल टू डेल्टा बाइकार्बोनेट, ये दोनों गैप बराबर हैं, तो फिर इट इज सिंपल मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कोई एडिशनल कंपोनेंट नहीं है। अगर डेल्टा एन एन गैप ज्यादा है तो दैट मीन्स देयर इज एडिशनल मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और अगर डेल्टा बाइकार्बोनेट ज्यादा है तो दैट विल हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये रेशियो आपका एक से ज्यादा है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एडिशनल होगी, और अगर रेशियो एक से कम है तो हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। और दोनों इक्वल हैं तो फिर सिंपल मेटाबॉलिक हाई एन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी।
हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस में प्लाज्मा बाइकार्बोनेट इज रिप्लेस्ड बाय प्लाज्मा क्लोराइड। ठीक है, इसमें बाइकार्बोनेट का लॉस फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स टू द जीआई ट्रैक्ट और किडनी विद सब्सिक्वेंट क्लोराइड रिटेंशन या addition of hydrochloric acid to the body fluids. Okay. Addition or generation of another acid with rapid titration of bicarbonate और रैपिड एक्सीशन। अगर और कोई एसिड जैसे कीटो एसिड्स हैं बॉडी में पैदा हो गए, डायबिटिक कीटो एसिड्स डेवलप हो रही हैं, कीटो एसिड्स पैदा हो गए, तो बाइकार्बोनेट को साथ टाइट्रेट कर देंगे, बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा, मगर ये सोडियम साल्ट ऑफ कीटो एसिड्स बनेंगे और डिस्टल ट्यूब्यूल में पहुंचेंगे, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेंगे, तो वहां ये बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट या एसिटोएस्टेट जो हैं सोडियम के साथ जो बने हुए हैं वो नॉन रीअब्सॉर्बेबल एनाइंस के तौर पर एक्ट करेंगे। तो सोडियम के साथ जब ये नॉन रीअब्सॉर्बेबल एनाइंस बढ़ेंगे तो ये सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होगी क्लोराइड के साथ ही, क्योंकि सोडियम इन एनाइंस के साथ तो रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता। जब सोडियम और ये एनाइंस का लॉस होगा, नेगेटिव सोडियम बैलेंस होगा, तो सोडियम की क्लोराइड के साथ रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी। और कंडीशन इसमें आ जाती है कि अगर पेशेंट को वॉल्यूम डिप्लीशन थी तो आपने उसको नॉर्मल सेलाइन दे दिया जिसमें क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जितना सोडियम 150 है तो क्लोराइड भी 150 होगा, तो उससे भी रैपिड डाइल्यूशन जो है अगर सेलाइन से करोगे तो सोडियम क्लोराइड बढ़ जाएगा। सस्पेक्ट कैसे करना? नॉर्मल सीरम क्लोराइड इज 95 टू हेलो जी, किसका? सेल का नंबर नहीं, किस चीज का? मुझे क्या पता सेल का नंबर का उसके अंदर है? नहीं, अब मुझे तो नहीं पता इस चीज का टेक्निकली जो है ना, तो नहीं पता होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो अगर सीरम क्लोराइड 105 से ज्यादा है तो हाइपरक्लोरीमिया हो सकता है, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि 95 से 105 ये है कि जब सीरम सोडियम नॉर्मल है। अब अगर सीरम सोडियम 130 है और सीरम क्लोराइड जो है 100 है तो वो आपका नॉर्मल रेंज में तो है, मगर इट विल बी हाइपरक्लोरीमिया इन रिलेशन टू सोडियम। तो सोडियम के साथ जब सोडियम एबनॉर्मल हो तो हाइपरक्लोरीमिया देखने के लिए ये रेशियो जो आपने यूज करना है, सोडियम टू क्लोराइड रेशियो अगर 1.27 से कम है तो हाइपरक्लोरीमिया हो जाएगा। अगर 1.47 से सोडियम टू क्लोराइड रेशियो 1.47 से ज्यादा है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी। या दूसरी तरफ करो, देख लें कि सीरम क्लोराइड टू सीरम सोडियम रेशियो अगर 0.79 से ज्यादा है तो हाइपरक्लोरीमिया है, और 0.68 से कम है तो हाइपोक्लोरीमिया होगा। हाइपरक्लोरीमिया मींस हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपोक्लोरीमिया मींस हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये रेशियो अगर सोडियम नॉर्मल नहीं है, कम है या ज्यादा है, तो फिर ये आपने ये रेशियो यूज करना है डिटरमिन करने के लिए कि हाइपरक्लोरीमिया या हाइपोक्लोरीमिया है कि नहीं है। अगर सोडियम नॉर्मल है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भी 105 से ज्यादा है सोडियम तो हाइपरक्लोरीमिया, 105 से कम है 95 से कम है तो हाइपोक्लोरीमिया। ये रेशियो तब यूज करने जब सीरम सोडियम अब नॉर्मल होगा। आजिज जो है नेगमा के ये नॉमिक्स आ गए, फिर हार्ड अप में हाइपर एलिमेंटेशन, एस्टेजोलेमाइड, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डायरिया, यूरेट्रोसिग्माइडोस्टमी,
पेंक्रियाटिक फिस्टुला पी से, या ये डरहम है, डायरिया, यूरिटेरिक डाइवर्शन है, रीनल ट्यूबर एसिडोसिस है, हाइपर एलिमेंटेशन है, ए से एसिडोजोलामाइड है, और एम से मिसलेनियस टालुइन हो सकती है, एम्फोटेरिसिन हो सकती है। हाइपरमीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर आपको मिलती है, आपके पास से कि आया है पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मल पे, एन गैप कैलकुलेट कर लिया आपने, तो एन गैप नॉर्मल था, बाइकार्बोनेट कम था, तो फिर आपने ये देखना है कि अमोनियम एक्सक्रीशन जो है नॉर्मल है या हाई है या डिक्रीज है। ठीक है, आपको पहले स्लाइड्स में दिखाया था कि अमोनियम की सिक्रीशन कैसे होती है। तो अमोनियम का यूरिन में कंसंट्रेशन जो है नॉर्मल है या ज्यादा है। अब अमोनियम की लेवल जो है यूरिन में वो आम लेबोरेटरीज नहीं मेजर कर रही, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई लेबोरेटरी भी मेजर नहीं करती। तो अमोनियम की एक्सक्रीशन को इनडायरेक्टली डिटरमिन किया जाता है दो टेस्टों से। एक तो ये अमोनियम एक्सक्रीशन ज्यादा होगी या कम होगी। अगर अमोनियम एक्सक्रीशन ज्यादा है तो आपने यूरिन पीएच देखनी है। ठीक है, लेस देन 5.3 है तो जीआई का लॉस हो रहा है। ठीक है, जीआई के से बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है, एसिडीमिया हो रहा है, किडनी इसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से यूरिन की पीएच ड्रॉप कर जाएगी। अगर एमोनियम की एक्सक्रीशन नहीं हो रही तो फिर आपने पोटेशियम लेवल देखना है। अगर तो लो है तो बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है, और अगर पोटेशियम ज्यादा है तो फिर बाइकार्बोनेट की रीजनरेशन में, हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन में भी डिफेक्ट है, और पोटेशियम की सिक्रीशन में भी डिफेक्ट है इन दी कलेक्टिंग डक्ट। जब दोनों चीजें सिक्रीट नहीं होगी, हाइड्रोजन आयन भी सिक्रीट नहीं होगा और पोटेशियम भी सिक्रीट नहीं होगा, तो ये टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाएगी। पोटेशियम कम है तो रीनल लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट होगा, तो उसमें यूरिन पीएच देखनी है। अगर 5.3 से ज्यादा है तो डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। वेरिएबल है, वो दोबारा बात करेंगे इसकी, तो प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकती है। तो ये अमोनियम को एस्टिमेट करने के लिए आपने यूरिन एन गैप निकालना है। यूरिन एन गैप में यूरिन सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड का ऑन एवरेज, एवरेज डाइट जो है सोडियम और पोटेशियम की सिक्रीशन ये 45 और 50 होती है, और क्लोराइड ज्यादा होता है विच इज 135। तो सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड, तो ये गैप आपका यूरिन एन गैप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहां देख रहे हो क्लोराइड ज्यादा है, सोडियम और पोटेशियम कम है, यूरिन एन गैप इज नेगेटिव, ये नॉर्मल है। और दिस इज ड्यू टू ये क्लोराइड की सिक्रीशन ज्यादा हो रही है कि सोडियम पोटेशियम के अलावा अमोनियम भी सिक्रीट हो रहा है। अब अगर अमोनियम की सिक्रीशन कम हो जाती है जैसे इसमें, तो उसके साथ क्लोराइड की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड, तो ये यूरिन एन गैप जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सोडियम प्लस पोटेशियम जो है वो क्लोराइड से ज्यादा होंगे। तो एन गैप नॉर्मल इज नेगेटिव, और अगर यूरिन एन गैप पॉजिटिव हो जाए, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड से ज्यादा हो जाए, दैट मीन्स कि अमोनियम की सिक्रीशन जो है कम हो रही है। ठीक है, अमोनियम ये एन गैप जो आ रहा है ये आपको इनडायरेक्टली अमोनियम का लेवल जो है बता देगा कि कितना अमोनियम सिक्रीट हो रही है। यूरिन ऑस्मोलर गैप इसी तरीके से जैसे आपने ब्लड में निकाला था, इसमें 2 इंटू यूरिन सोडियम प्लस यूरिन पोटेशियम प्लस यूरिन यूरिया ओवर 6। ठीक है, तो ये ऑस्मोलर गैप जो है, कैलकुलेटेड ऑस्मोलर गैप, वो इसमें अमोनियम नहीं आया इस कैलकुलेशन में। तो मेजर्ड ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज्यादा होगी और कैलकुलेटेड ऑस्मोलैरिटी कम होगी, तो ये ऑस्मोलर गैप आएगा। नॉर्मली इज लेस देन 20 मिली ऑस्मोल्स।
ठीक है, नॉर्मल जो है आपका ये 40 टू 60 80, 40 टू 80 होता है। अगर 20 से कम है तो इसका मतलब अमोनियम एक्सक्रीशन नहीं हो रही। 100 से ज्यादा है तो अमोनियम की एक्सक्रीशन हो रही है। नॉर्मल इज अबाउट 40 टू 80, इन दोनों के दरमियान में नॉर्मल अमोनियम होता है, क्योंकि डेली अमोनियम एक्सक्रीशन नॉर्मल हालात में इज अबाउट 40 मिली इक्विवेलेंट। और जितना ये गैप होगा उसका हाफ होगा अमोनियम का लेवल, क्योंकि ये जो ऑस्मोलर गैप इज विद अमोनियम प्लस उसके साथ जो कैटायन होगा, दोनों के साथ मिलके ये गैप होगा। तो इसलिए अमोनियम का गैप जो है लेवल जो है हाफ हो जाएगा जितना ऑस्मोलर गैप आया। और इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, अगर हाइपरक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो यूरिन पीएच जो है वो आपने देखनी है। अगर तो डायरिया हो रहा है तो हाइड्रोजन एक्सक्रीशन में किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यूरिन पीएच आपकी ड्रॉप कर जाएगी। अगर ट्यूबुलर हाइड्रोजन सिक्रीशन का मसला है तो पीएच आपकी ज्यादा होगी। अब अगर पेशेंट का सीरम बाइकार्बोनेट ज्यादा है और यूरिन पीएच ज्यादा है तो आप प्रॉक्सिमल डिस्टल रीनल ट्यूबरकुलोसिस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकोगे। तो ऐसी सिचुएशन में अमोनियम क्लोराइड लोडिंग टेस्ट करते हो, 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से अमोनियम क्लोराइड देते हो और उसके बाद यूरिन पीएच को देखते हो। अगर सीरम बाइकार्बोनेट 15 से ड्रॉप कर जाता है, अराउंड अबाउट 15 से ड्रॉप कर जाता है, तो यूरिन पीएच विल बिकम एसिडिक, अगर ये प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। अगर सीरम बाइकार्बोनेट 15 से भी कम हो जाता है मगर यूरिन पीएच 6 से ऊपर रहती है तो दैट इज डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये सोडियम बाइकार्बोनेट को अब डिस्करेज किया जाता है इसलिए कि एक तो एसिड और एसिडोटिक करके पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक कर देना है, और दूसरा अमोनियम क्लोराइड टैबलेट जो है बहुत दफा अनडिजॉल्व या अनडाइजेस्टेड वैसे स्टूल में पास हो जाती है, तो उसके लिए फिर बाइकार्बोनेट को लोड करना है। ठीक है, और जब बाइकार्बोनेट नॉर्मल हो जाए तो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट निकालनी है। अगर प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है तो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट 15% से बढ़ जाएगी। डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, ये टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, तो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन बाइकार्बोनेट की 5 से कम होगी। सीरम पोटेशियम हाइपरक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ अगर ज्यादा है तो टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी। तो हाइपरक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ अगर पोटेशियम लो है तो प्रॉक्सिमल या डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है। नेक्स्ट इज यूरिन टू आर्टीरियल पीसीओ2 ग्रेडियंट। ठीक है, और फ्रूसिमाइड टेस्ट, ये कैसे होता है? कलेक्टिंग डक्ट में जो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन यहाँ पे होती है H2O CO3 H2O, कुछ तो ये हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होके सोडियम को रिप्लेस कर दिया था। अभी आपने देखा था फास्फोरिक एसिड और सोडियम फॉस्फेट और सोडियम सल्फेट के साथ जो सोडियम उसको रिप्लेस कर दिया। तो 10 to 15% बाइकार्बोनेट जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से नहीं रीअब्सॉर्ब हो रहा वो डिस्टल ट्यूबुल में पहुंच, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन सिक्रीट होगा वो इस बाइकार्बोनेट के साथ रिप्लेस होके कार्बोनिक एसिड बनेगा। कलेक्टिंग डस्ट में ल्यूमिनल साइड पे ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम सेल के अंदर भी है, ल्यूमिनल साइड पे भी है, जिसकी वजह से इस कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन फौरन हो सकती है। कलेक्टिंग डक्ट में ये कार्बोनिक हाइड्रेज है, ल्यूमिनल साइड पे नहीं है, जिसकी वजह से ये जो कार्बोनिक एसिड बना ये फौरी डिसोसिएट नहीं होगा और इसकी डिसोसिएशन होगी बाय द टाइम यूरिन जो है आपका रीचेज द यूरिनरी ब्लैडर। यहां पे अगर डिसोसिएट हो जाता है CO2 के साथ तो ये तो इक्विवेलेंट हो जाएगी ब्लड की CO2 के साथ। जो ब्लैडर में CO2 जब डिसोसिएट होगा ये कार्बोनिक एसिड जो CO2 यूरिन में बनेगी वो ब्लड के साथ इक्विवेलेंट नहीं हो सकेगी,
तो यूरिन PSO2 आपकी बढ़ जाएगी। तो इस फिनोमिनन की वजह से अगर ये हाइड्रोजन आयन क्रिएट हुआ, ये कार्बनिक एसिड बना, तो ये यूरिन में CO2 बढ़ जाएगी ब्लड की निस्बत। तो ये यूरिन टू ब्लड जो है PCO2 ग्रेडियंट इज नॉर्मल इज मोर देन 30। अगर ये ग्रेडियंट कम है, CO2 यूरिन में भी ब्लड CO2 के नजदीक है, तो इसका मतलब है कि ये कार्बोनिक एसिड नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन नहीं हुई। ठीक है, तो ये भी एक डिस्टल ट्यूब्यूल रीनल एसिडोसिस और प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। क्रूसिमाइड फ्लूरोहाइड्रोकॉर्टिसन टेस्ट। ठीक है, पेशेंट को फ्लूरोहाइड्रोकॉर्टिसन एक दिन पहले देते हैं, अगले दिन आपको फ्रूसिमाइड देते हो। वो क्या करेगी, सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देगी यहाँ पे थिक फैलने में, और सोडियम की डिलीवरी डिस्टल ट्यूबर में बढ़ा देगी। यहाँ आपने फ्लूरोहाइड्रोकॉर्टिसन दी हुई है जो इनएक से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगी, जिसकी वजह से ये ल्यूमन नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन बढ़ जाएगी। तो बॉर्डर लाइन केसेस में ये आप फ्रूसिमाइड फ्लूरोहाइड्रोकॉर्टिसन टेस्ट करोगे, अगर ये हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन हो रही है तो यूरिन पीएच ड्रॉप कर जाएगी। अगर ये हाइड्रोजन सिक्रीशन नहीं हो रही तो ये फ्रूसिमाइड और फ्लूरोहाइड्रोकॉर्टिसन देने के बाद भी यूरिन पीएच चेंज नहीं होगी, तो वो इंडिकेट करेगी कि ये हाइड्रोजन आयन सीट नहीं हो रहा। तो अब इनडायरेक्टली हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन हो रही है डिस्टल ट्यूब्यूल से या नहीं, उसके लिए एक तो अपने अमोनियम सिक्रीशन को एक्सक्रीशन को देख सकते हो इनडायरेक्टली बाय यूरिन एनएन गैप और यूरिन ऑस्मोलल गैप से, या फिर ये फ्रूसिमाइड फ्लूरोहाइड्रोकॉर्टिसन टेस्ट करके देख सकते हो कि फ्लूरोहाइड्रोकॉर्टिसन और फ्लूसिमाइड देने से यूरिन पीएच ड्रॉप करती है कि नहीं, या फिर यूरिन PCO2 ब्लड PCO2 रेशियो देख सकते हो, ये ग्रेडियंट देख सकते हो। तो ये सारे टेस्ट जो हैं वो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन देखने के लिए कि कलेक्टिंग डक्ट में इंटरकलेटेड ए सेल से हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो रही है कि नहीं हो रही, तो डिफरेंशिएट करने के लिए कि किस पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल से हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन नहीं हो रही। अब अगर आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है, बाइकार्बोनेट कम हो गया है, चाहे वो हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस थी या हाई नॉन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस थी, उसके लिए फिजियोलॉजिकल रेंज में रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होनी चाहिए। तो इसमें पहले भी आपको दिखाई थी ये स्लाइड, ये दो चीजें याद रख लीजिए, ये स्पेशली ये विंटर इक्वेशन इजी है कि जितना बाइकार्बोनेट आया है मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 8 प्लस माइनस 2 विल गिव यू दी CO2 कितनी होनी चाहिए। हेलो जी जी, ये नंबर जो दिया है उसी नंबर से किसी ने उठाया था, मैंने नाम नहीं पूछा जी। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये इसी नंबर पे मैंने फोन किया था, नाम नहीं पूछा था। ये जो नंबर, हाँ जी, हाँ हाँ, ये कौन सी है? हाँ जी, अच्छा, चलें फिर इनको दे दें। गलत होगी, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग पे होगी होगी नेक्स्ट टाइम। दे दीजिए ना, थैंक यू। चलें जी, कुछ दे दे नंबर, दे दीजिए ना। हेलो, शबीर अकबर चौक में ना, हेलो, अकबर चौक में मैंने बोर्ड देखा था लगा हुआ, उससे यू टर्न ले ना अकबर चौक से वापस, तो पहली या दूसरी दुकान थी वहां पे।
हाँ, इधर से जो सड़क जाती है ना उसी पे ही बिल्कुल एंड पे, वहां देखने पता कर। तो थोड़ी सी बिजी स्लाइड है। आपका सीरम बाइकार्बोनेट लो हुआ तो दो वजह हो सकती है उसकी। एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, और दूसरी वजह उसकी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की मेटाबॉलिक कंपनसेशन, अगर पीसीओ2 लो हुई है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुई है, तो उसकी कंपनसेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस से होगी। तो अगर बाइकार्बोनेट लो है और पीसीओ2 लो है, पीसीओ2 लो होगी तो बाइकार्बोनेट लो हो जाएगा, बाइकार्बोनेट लो होगी तो उसकी कंपनसेशन के लिए पीसीओ2 लो हो जाएगी। तो यहाँ आपने डिसाइड करना है कि ये लो पीसीओ2 और लो बाइकार्बोनेट जो आए हैं ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की वजह से। तो आपने पीएच देखनी है। पीएच अगर लो थी तो इट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पीएच अगर हाई थी तो प्राइमरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब अगर पीएच लो है, पीसीओ2 लो है, बाइकार्बोनेट लो है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई। तो यहाँ आपने ये देखना है कि ये फिजियोलॉजिकल कंपनसेशन जो हो रही है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की, वो हो रही है कि नहीं। जो कंपनसेशन हुई है वो फिजियोलॉजिकल रेंज में है कि नहीं है। अगर तो फिजियोलॉजिकल रेंज में है तो दैट मीन्स सिंपल मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर फिजियोलॉजिकल रेंज में नहीं है तो इट इज मिक्स्ड डिसऑर्डर। वापस से हो जाए, हाई एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिड, एनएन गैप निकालना है अपने। और अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर हाई है एनएन गैप, तो एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। और अगर एनएन गैप नॉर्मल है तो नॉर्मल एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस या नेगमा होगी। अब अगर एगमा है तो फिर आपने सीरम ऑस्मोलर गैप निकालना है, नॉर्मल हो सकता है या हाई हो सकता है। अगर हाई है तो फिर आपने पेशेंट के सिम्टम्स में देखना है कि विजुअल सिम्टम्स है, या यूरिन में देखनी है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स है कि नहीं है। क्रिस्टल्स हैं अगर कैल्शियम ऑक्सलेट की, तो ग्लाइकल टॉक्सिसिटी हो सकती है। विजुअल सिम्टम्स हैं तो मेथनॉल हो सकती है। अगर नॉर्मल एन गैप था तो फिर आपने यूरिन ऑस्मोलर गैप और एन गैप निकालना है। अगर हाई था या नॉर्मल था, नॉर्मल था अगर एन गैप और ऑस्मोलर गैप, या लो था तो सीरम पोटेशियम निकाल। सीरम पोटेशियम हाई है तो टाइप 4 रीनल ट्यूबर एसिडोसिस होगी, अगर लो है तो डिस्टल रीनल ट्यूबर एसिडोसिस। अगर आपका जो यूरिन ऑस्मोलर गैप या गैप हाई था तो फिर आपने बाइकार्बोनेट कम है तो पहले तो बाइकार्बोनेट दे के सीरम बाइकार्बोनेट नॉर्मलाइज करना है। जब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा तो फिर आपने फ्रैक्शनल एसिशन ऑफ बाइकार्बोनेट निकालनी है। अगर वो 7.5 से ज्यादा है तो इस प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबर एसिडोसिस, और अगर 5 से कम है तो डायरिया है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम, जो यूरिन पीएच के बारे में मैंने बताया है कि अगर डायरिया हो रहा है तो यूरिन पीएच जो है वो लो होगी। अमोनियम क्लोराइड एक्सक्रीशन। ठीक है, मगर अगर बहुत सीवियर डायरिया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई, तो पीसीओ2 भी ड्रॉप कर जाएगी। पीसीओ2 ड्रॉप करेगी तो इंट्रासेलुलर सीओ2 भी कम हो जाएगी। इंट्रासेलुलर सीओ2 कम होगी तो इंट्रासेलुलर एल्कलोसिस हो जाएगी। इंट्रासेलुलर एल्कलोसिस अगर हो गई तो ये एल्कलीमिया सप्रेसेस दिस अमोनिया प्रोडक्शन। तो इंट्रासेलुलर एल्कलोसिस होगी तो अमोनिया की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की सिक्रीशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यूरिन पीएच भी वेरिएबल हाई हो सकती है। दूसरी चीज जो यहाँ पे सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन होगी तो ये हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन हो रहा है। अगर पेशेंट सीवियरली वॉल्यूम डिप्लीटेड हो गया है ड्यू टू डायरिया, तो जिसकी वजह से प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सोडियम रिअब्जॉर्प्शन बढ़ गई,
डिस्टल डिलीवरी ऑफ सोडियम कम हो गई तो ये सोडियम यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, रीअब्सॉर्ब भी नहीं होगा, तो हाइड्रोजन की सिग्रेशन भी नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो अगर डायरिया वाला पेशेंट आपके पास आ जाता है, सीवियरली वॉल्यूम डिप्लीटेड है, तो हो सकता है उसकी यूरिन पीएच आपकी एसिडिक ना हो। ठीक है, वो अल्कलाइन हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि अगर एमोनियम की सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर भी यूरिन की पीएच जो है आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट जो हैं इसलिए कलेक्टिवली करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, अगर बाइकार्बोनेट कम है, पीसीओ2 कम है और पीएच कम है। एक नेक्स्ट स्टेप आपने डिसाइड करना है कि ये मेटाबॉलिक, ये हाइपरक्लोरीमिक है या हाई एनएन गैप है। इसके लिए एनएन गैप निकाल लिया है, और एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो फिर डेल्टा डेल्टा रेशियो देखना है, देखने के लिए कोई एडिशनल प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो फिर आपने यूरिन ऑस्मोलर और यूरिन एनएन गैप निकालना है, देखने के लिए कि अमोनियम की सिक्रीशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो बेसिकली इतने के टेस्ट जब आप कर लोगे तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि रीनल प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा रीनल है। अगर रीनल है तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में प्रॉब्लम है, डिस्टल ट्यूब्यूल में प्रॉब्लम है। ठीक है, और दूसरी चीज आपने ये कॉमन कॉजेज जो हैं हाई एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के और एनएन गैप, नॉर्मल एनएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, ये मिनोमिक्स बताइए आपको, कौन सा आपको पसंद है वो याद रखिए। ठीक है, और कोई भी पेशेंट अगर लो बाइकार्बोनेट के साथ आ गया है तो ये स्कीम फॉलो करने की कोशिश करके पिन पॉइंट कर सको कि क्या वजह है इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। ठीक है, अब ये आइसोलेटेड या सिंपल हर एक चीज देख लिए कि सिंपल डिसऑर्डर इज द वन जब वो प्राइमरी डिसऑर्डर के साथ फुल फिजियोलॉजिकल कंपनसेशन है। बाइकार्बोनेट आपका 10 हो गया, उसके साथ पीसीओ2 40 है, उसको आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकंपनसेटेड नहीं कहोगे, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। क्योंकि फिजियोलॉजिकली अगर बाइकार्बोनेट 10 तक ड्रॉप हुआ है तो पीसीओ2 मस्ट हैव ड्रॉप्ड। अगर पीसीओ2 ड्रॉप नहीं होती तो इसका मतलब यही हुआ कि भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी है। इसी तरह अगर आपका बाइकार्बोनेट बढ़ गया है तो पीसीओ2 भी बढ़नी चाहिए, अगर नहीं बढ़ती तो इसका मतलब कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी है। तो अनकंपनसेटेड या ओवर कंपनसेटेड की टर्म यूज करने को जब आपका दिल करे तो इसका मतलब है कि जैसे मिक्स डिसऑर्डर। ठीक है, आवाज नहीं आ रही? हेलो, जी सर। आवाज नहीं आ रही? सर म्यूट किया हुआ था इस वजह से। अच्छा, कोई पल्ले पड़ी चीज, जी सर। कोई क्वेश्चन पूछना है? जी, सर ये स्टूडेंट ना इसकी सॉफ्ट कॉपी मांग रहे थे पावर पॉइंट की। ये अच्छा, पिछले वो 3-4 मैं लेक्चर जो है ना कैल्शियम वाले, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और ये एसिड वो बेस मेल कर वाले, दो, तो ये कोई मेल कर 4 हैं तो इनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए थी। दो, ठीक है, भेज दूंगा। ठीक सर। जी, कोई नहीं क्वेश्चन? ये अगले में पता चल जाएगा एमसीक्यूज में सर। क्वेश्चन तो मैं इसलिए कभी कितनी की हकीकत है कि बाकी समझ आ गया सारा कुछ, फिर तो उस टेस्ट में अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। हम्म? जी आज का ठीक ही है, दरमियाना सा रिजल्ट है सर आज का तो।
हमारी आवाज आ रही है सर? सर हमारी आवाज जी कोई नहीं नश्तर जी पूछते। अब्बास आ रही है आप लोग की आवाज़। सलाम बस। ये मुझे लगता है नश्तर वालों का हार्डवेयर ठीक नहीं है, ना हार्डवेयर ठीक है ना इनका वो शोर शोर ज्यादा इंटरनेट करते ठीक। हैं। जी हाँ? इनका हार्डवेयर ठीक नहीं है सर। इनसे पूछे अब सही आ रही है, आपकी स्लाइड नजर आ रही है? हेलो, मिक्सर वालों से पूछना, आवाज आ रही है? अनीस सलाम जी वालेकुम। सर, मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही कि नहीं? सर मुझे ना वो सर मुझे सर इनका ना हार्डवेयर ठीक करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर भी ठीक इनको नहीं है। क्या ठीक करे उसको फिर। चले, मैं फोन आ जी सर ठीक है, रहा। ओके जी। थैंक यू सर। स्लाइड नजर आ रही है आवाज? अनीस जी सर। तू अपने किसी बंदे को भेज इधर ज़रा, उसको हम लोग ट्रेन कर लें। तुम्हारी आवाज़ ऐसे गूंज रही है जैसे किसी पाइप में फंसे हुए होते हो। बाथरूम में तो नहीं बैठे हुए? सर वो हमारी आवाज, आपकी आवाज हमारी लेक्चर पूरा सुन रहा है लेकिन हमारी आवाज वहां नहीं जा रही थी। वो हमें ना शायद बकार साहब ने वहां से म्यूट किया हुआ है। ये कौन जी बोल रहा सर, है? इसलिए नश्तर? जी जी सर, स्लाइडर भी नजर आ रही थी, आवाज भी। आप लोगों की आवाज़ ना आवाज़ ठीक है ना तस्वीर ठीक है आप लोगों बाकी हमने सर थैंक यू सर। की। अब्बास हेलो। अब्बास और अनीस, अगर आप लोगों ने ये चलाना है ना तो कैमरा और माइक जो है ना कम से कम लॉजिटेक कर लें। हेलो। जी सर। लॉजि सर बकार लॉजिटेक साहब, सर आपने हमें म्यूट किया हुआ है। जो म्यूट, अगर अनम्यूट किया है तो आवाज़ की सर क्वालिटी वो तो देख हमने लो ना। नया वेबकैम लिया है सर, हमारी तस्वीर आप बताएं, फीडबैक दें सर। अनीस मतीन क्या हाल है? जी सर ठीक है। आप सर म्यूट किया हुआ है सर आप। अब्बास आप लोग ये जो कैमरा और ये जो माइक है ना, ये दो चीज़ें जो हैं ये लॉजिटेक की लें और कोई इंटरनेट अच्छी जोंग की सर मैं रख लें। आपको अभी फोन कर रहा हूँ सर, बताता हूँ। जोंग की रख लें इंटरनेट डिवाइस जो है। आप लोग की ये तीन चीज़ें ठीक नहीं है, कैमरा भी ठीक नहीं है, माइक भी ठीक नहीं है और इंटरनेट भी ठीक नहीं है। सर इनको कोई गल होर आगे क्लास लिया करें। गुलाम अब्बास लाहौर सर आगे क्लास लिया करो। आपको अब आवाज आ रही है? चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके सर। मतीन जी सर जी। क्या हालात हैं? सर शुक्र है, कल से फीवर तो सर नहीं है सर। अच्छा, चलो जी देख सर। लो फिर, मैंने इसीलिए रोका था कि आज का दिन रुक जाओ फिर। हाँ जी, वो रिपोर्ट भी सर शाम को आ जाएगी इंशाल्लाह। चलो ठीक है, फिर कल से आ जाओ ठीक है फिर सर, वापस। इंशाल्लाह सर। ओके फिर, खुद अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू। हमारी आवाज आ रही है सर आपको? यार गुलाम अब्बास, गुलाम अब्बास। सर आपने सर म्यूट किया हुआ है। नहीं यार, अरे मतीन मतीन मुल्तान का हलवा खा के बोलो फिर सही आवाज आएगी। मतीन जी सर जी। इसको समझाओ कि एक तो नेट हाँ, अच्छी रखे मतीन। और मैं दूसरा समझा माइक दूंगा सर, कह दूंगा। माइक और जी कैमरा सर, अच्छा वाला कोई इस्तेमाल करो। वो सर मैं फोन करके कह दूंगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके ओके अल्लाह सर। हाफिज़। हेलो। रिकॉर्डिंग देख के बंद तो हुई है कि नहीं?
कौन से